हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ईडीए की मदद से जो है हमारे गिवन डेटा को स्टैटिस्टिकली अंडरस्टैंड करने का पूरा प्रयास करने वाले हैं। ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसकी मदद से हमारे डेटा के अंदर जो छुपे हुए पैटर्न्स है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से उनके वेरिएबल्स के बीच में जो नाता है, संबंध है, रिलेशनशिप है, उसे पता लगाने का अपन जो है कोशिश करते हैं। डेटा की क्वालिटी तो सही है ना भैया, वो पता लगाने का अपन कोशिश करते हैं। हालांकि इसके जो बहुत सारे पहलू हैं ईडीए से रिलेटेड, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो हम ऑलरेडी पिछले बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अभी कुछ बचे हैं, उनको भी अभी हम कवर करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास जो डेटा रॉ डेटा डॉट सीएसवी हमारे पास मौजूद है सिस्टम में, हमने क्या किया, पांडास की मदद से रीड अंडरस्कोर सीएसवी मेथड यूज करते हुए सीएसवी फाइल को रीड किया, डेटा फ्रेम में हमारे इस प्रोग्राम में ले लिया, और सबसे पहले मैं अभी उसका शेप समझने जा रहा हूं। शेप से हमें यह पता चलता है कि भैया इस डेटा के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं और कितने फीचर्स हैं, जिसे हम कहते हैं रो बाय कॉलम डायमेंशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे, टोटल मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स है, यानी 20 रोज आई हैव इन माय डेटा सेट एंड 6 आर द कॉलम्स। 6 मेरे पास 6 फीचर्स हैं भैया, जो मेरे डेटा के बारे में इंफॉर्म कर रहे हैं। अब वो 6 फीचर्स का टाइप क्या है, वो भी कई बार हमें चेक करना होता है कि भैया इसका डेटा टाइप्स क्या है। डेटा फ्रेम में जो आपके रिस्पेक्टिव फीचर्स है, कॉलम्स है, उनका डेटा टाइप क्या है। तो इफ यू सी एज, सैलरी एंड एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, ये सब आपका इंटीजर टाइप ही है। उसके बाद अगर आप सिटी डिपार्टमेंट देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में जो है देखने को मिल जाएगा। और टारगेट परचेज ये भी इंटीजर ही है, मतलब वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है 0101। डोंट वरी, आगे डिस्कस ये होने वाला है बड़े डिटेल में। तो ये टाइप्स भी हमें एक बार क्लियर हो जाते हैं, पता लग जाता है। इससे कैसे हम अपने डेटा को जो है समझना शुरू करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। स्टैटिस्टिकली डेटा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यार देखो, आप इसके बाद सीधा एमएल में अपना जो प्री प्रोसेसिंग लगाओगे या मॉडलिंग फेज में जाओगे, बराबर है कि नहीं। उससे पहले जो इनपुट हम उसे देने वाले हैं, जो डेटा उसे देने वाले हैं, पहले वो क्वालिटी वाला डेटा है कि नहीं, वो तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा एग्जांपल कंसीडर करो, मान लीजिए अभी गर्मी के दिन आने वाली है कि नहीं, आने वाले, कि अभी आ ही गए भैया, इतनी गर्मी हो रही है हैं, फिर भी टोपा लगा के बैठे हम, बताओ एसी ऑन है ना, इसलिए टोपा लगाया हुआ है भैया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था भैया कि गन्ने का जूस तो अपन पीते ही बाहर, है ना। तो वहां क्या होता है, गन्ने का जूस निकालने से पहले जो वो भाई साहब होते हैं जो गन्ने के जूस निकालते हैं, उनका दुकान है वहां पे, वो पहले गन्ने को पूरा चेक करते कि नहीं, कि गन्ना पक गया है कि नहीं है, इसमें मीठा रस होगा कि नहीं, इसमें कहीं कीड़े तो नहीं लगे हैं, ये कहीं खराब तो नहीं हो गया, मतलब ये क्वालिटी तो अच्छी ना इसका। तो जब आप इसमें पानी तो बहुत ज्यादा होगा कि नहीं, गन्ने का रस तो ज्यादा होगा कि नहीं, तो उसके बाद ही वो गन्ने की मशीन में डालते, क्योंकि मशीन जो है वो एनर्जी के ऊपर चलती है, उतना खर्चा तो हो रहा है। अब अगर मैंने रिस्पेक्टिवली रॉन्ग गन्ना दे दिया तो खराब जूस निकलेगा, और खराब जूस क्लाइंट पिएगा नहीं। बात समझ पा रहे हो, टेक्निकल टर्म्स के साथ रिलेट कर पा रहे हो, क्लाइंट जूस पिएगा नहीं, वेस्ट हो गया भैया, आपकी पावर, एफर्ट, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट हो गया। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका जो इनपुट है वो पहले समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी चेकअप करनी पड़ेगी, और फिर उसको आगे वाले को देना पड़ेगा, एंड देन वो मॉडलिंग एंड ऑल आगे एमएल की दुनिया में चलेगा। उसके बाद अगर आपको डेटा की एक झलक देखनी है तो हेड मेथड वैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेड मेथड को आप प्रिंट के अंदर डालोगे तो देखिए नजारा कुछ ऐसा दिखता है जो स्ट्रक्चर आउटपुट कंसोल में आपको डेटा का दिखता है ना, जब आप डेटा फ्रेम को देखना चाहते हो अपने समक्ष उसके डेटा को विजुअली, तो प्रिंट मेथड में देखिए ये एकदम ऐसा नॉर्मल सा दिखता है। लेकिन एकदम स्टैंडर्ड देखना है तो प्रिंट को हटा दो, डीएफ डॉट हेड अगर डायरेक्टली लगाओगे तो ये देखिए डेटा आपके सामने आ जाता है, ये एज है, ये सैलरी है, पहले 5 डिफॉल्ट 5 जो सैंपल्स है आपके डेटा के वो आपके समक्ष आ जाते हैं। इस तरीके से सिटी है, डिपार्टमेंट है, और ये टोटल टारगेट परचेज है एक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्राइब मेथड की। यही वो मुद्दा है जहां पे स्टैटिस्टिकली हम अपने रिस्पेक्टिव डेटा को बड़ी गहन चर्चा के साथ जो है डिस्कस करेंगे और प्लस अंडरस्टैंड करेंगे। डिस्क्राइब मेथड, डेटा फ्रेम के आगे हम जैसे डिस्क्राइब मेथड लगा देते हैं तो उसके जितने भी न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने आ जाता है। अब न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, मैंने टाइप्स आपको दिखाए थे, इसीलिए दिखाए थे, हैं, एज, सैलरी, एक्सपीरियंस इन ईयर्स, टारगेट परचेज, ये सब इंटीजर थे, बाकियों को उसने कंसिडर नहीं किया। जो आपके यहां पे टेक्स्ट वगैरह था ना, उसको नहीं कंसिडर किया उसने, क्योंकि उसका काउंट नहीं निकल, मीन नहीं निकल, स्टैंडर्ड डिविएशन, मैक्सिमम, ये सब नहीं निकल सकता ना उसका। सही बात है कि नहीं। ऑल तो काउंट तो फिर भी चलो निकल ही जाएगा, 20 तो काउंट उसका भी होगा, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि उसके बाद जो आपकी स्टैटिस्टिकल मैट्रिक है वो थोड़ी ना निकलेगा। अब मीन मतलब क्या होता है भैया, एवरेज वाला फंडा। अगर आप गौर से देखोगे, एवरेज मतलब क्या करना है, आपकी जो भी पूरी एज है, जितनी भी एज की लेट से वैल्यूज है, उन सब का मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, रुकिए। यहां पे मैं हम लोग क्वार्टाइल वाला फंडा भी डिस्कस करने वाले हैं। मीन या एवरेज जिसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल। मतलब मैं क्या करूंगा, अपनी सैलरी का जितनी भी सैलरीज हैं, 20 की 20 सैलरीज, उनका सबसे पहले तो सम निकालूंगा, डिवाइड बाय टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ, कितने वैल्यूज हैं भैया सैलरी, कितने हैं एज, कितने हैं नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, बराबर है, इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। काउंट तो 20 ही है ना, वो तो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, और इसका जो भी आंसर आता है इसी को तो हम एवरेज कहते हैं, एंड दैट्स व्हाट द एवरेज इज बीइंग मेंशन्ड। आप देख सकते हैं एज का एवरेज 40.95, इससे हमें एक एवरेज बिहेवियर ऑफ आवर डेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट पता करने को मिलता है। 40.95 मतलब 41 के आसपास एवरेज एज है आपकी कंपनी में। इतना एवरेज सैलरी है, दैट इज 92,000 के आसपास।
एवरेज एक्सपीरियंस 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है एंड 0.5 के आसपास, मतलब वो तो 0-1 कैटेगोरिकल आ जाता है, तो उसमें इतना मतलब नहीं बनता। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज बिहेवियर आपको पता चल रहा है। फिर बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर बात करनी है, सबसे पहले हमें वेरिएंस की बात करनी होगी। वेरिएंस क्या है भैया, जिसे हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये वाला मामला आखिर है तो है क्या, बड़ा सिंपल सा मामला है जी। यहां पे हम सिंपली ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी जो लेट्स से वैल्यू है x, ओके, इसे मैं रिस्पेक्टिवली जो है सब्ट्रैक्ट करता हूं म्यू के साथ। एक एक आपकी रिस्पेक्टिवली कॉलम की वैल्यू x की पोजीशन पर रखी जाएगी, उसे म्यू से जो है सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, उसका स्क्वायर निकाला जाएगा, इसका समेशन लिया जाएगा i रनिंग फ्रॉम 1 to n, यहां पे मेरा xi रखा जाएगा एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय n। दिस इज द सिंपल फॉर्मुलेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें होता क्या है या चीजें होती कैसी हैं, समझिए इस बात को। लेट्स से मेरे पास एक कॉलम है x, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू है 1 2 3, कुछ इतना ही वैल्यूज लेता हूं, ज्यादा नहीं, इतनी वैल्यू लेता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका मीन पहले निकालते हैं। चलो 1 + 2 + 3, इसकी ये कितना होता है, डिवाइड बाय 3, तो ये रिस्पेक्टिवली 3 और 3 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका एवरेज आ गया भैया 2। तो व्हाट आई विल डू, 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस, अगला वैल्यू क्या है, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस, अगला क्या है, 3 - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाता है, क्योंकि टोटल अपने पास काउंट ऑफ जो वैल्यूज इन द कॉलम x है वो तो 3 है ना। अब ये कितना होता है, 1 स्क्वायर करेंगे तो -1 - 1 फिर यहां पे कितना आता है, माइनस वैल्यू तो आएगी नहीं, यहां तो सीधा 0 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 3। तो यहां पे आपका वेरिएंस क्या आया, 2/3। दिस इज व्हाट द वेरिएंस यू गॉट। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये आपका स्प्रेड अराउंड जो नेचर है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो रिस्पेक्टिवली डेटा है वो आपके मीन से पास है या दूर है, इज इट क्लोज इनफ और फार अवे डिस्ट्रीब्यूटेड। ये एक आइडिया जो है वो वेरिएंस आपको देने की कोशिश कर रहा है। देन व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ऑन द सेम लाइंस कुछ ऐसी बातें कहता है कि मीन के अक्रॉस कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, फार अवे है, क्लोज अप है, क्या है भैया। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर आप गौर से देखोगे, इट इज नॉट सिग्मा स्क्वायर, इट इज जस्ट अ सिग्मा। यानी क्या, अगर मैं सिग्मा स्क्वायर पे रूट लगा दूं, यानी कि रेस टू द पावर 1/2 लगा दूं, तो ये 2 अगर कैंसिल हो जाए तो इट रिमेन्स ओनली सिग्मा। लेकिन यार ये सिर्फ एलएचएस पे स्क्वायर रूट लगा के चलेगा क्या, आरएचएस पे भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आरएचएस पे सिंपली ये जो फॉर्मूला है, मैं ऐसा करता हूं ना, ये जो फॉर्मूला है इस पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इस पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और फिर ये मेरा सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपके सामने सिग्मा दिख रहा है, और इसका जो भी आंसर आता है लेट से हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं। सो वेरिएंस पे, उसके आंसर पे अगर स्क्वायर रूट आप लगा दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाती है। ये जनरली इसीलिए किया जाता है क्योंकि व्हाटएवर द वैल्यू इन वेरिएंस दैट यू गेट, इट इज इन स्क्वायर्ड यूनिट्स। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करोगे तो इट इज इन द सेम यूनिट। अगर मीटर में था तो भैया मीटर में, तो यहां मीटर स्क्वायर पे अपन नहीं जा रहे, बात समझ रहे हो ना, इट इज इन द सेम यूनिट, द आंसर रिमेन्स इन द सेम यूनिट, नॉट इन द स्क्वायर्ड यूनिट, जिस तरीके से पहले वेरिएंस में हो रहा था, बट इसमें नहीं। तो वही जो आपका बेसिकली स्प्रेड अराउंड नेचर है डेटा का, वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बताने की कोशिश करता है इन द सेम यूनिट्स अंडर द सेम डेटा रेंजेस, जिसमें आपका ओरिजिनल डेटा भी है। थोड़ा सा बहुत बड़ा सा डेटा आपको दिखाई नहीं देता रिजल्टेंट में, एज दैट ऑफ इन द वेरिएंस यू कैन सी। तो यहां पे अगर आप देखोगे 12.20 ये आपका स्टैंडर्ड, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, 53082 ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है भैया, सैलरी का स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज्यादा है, ये 10.53 ओके ओके, और ये भी ठीक ही है। मतलब ये अपने को स्टैंडर्ड डिविएशन आइडिया प्रदान करने की कोशिश करता है। मिनिमम और मैक्सिमम तो क्लियर ही है जी, ये मिनिमम एज है, ये मिनिमम सैलरी है, ये मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये मैक्सिमम एज है, 62 तक भैया काम कर रहे हैं लोग। ये मैक्सिमम सैलरी कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम सैलरी है, ये मैक्सिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 35 है। अब बीच की बात करते हैं 25 50 एंड 75। ऑलरेडी भैया पिछला वीडियो जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर भी एक सिंपल एग्जांपल जो मैंने यहां ऊपर लिया था उसके थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखिए मेरा डेटा, ये मेरा एक कॉलम है, एक्स कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर डेटा है 10 12 15 18 20 22 25 30 35 40। इसे आपको सॉर्ट कर लेना है ना असेंडिंग ऑर्डर। 25 परसेंटाइल को हम लोग क्वार्टाइल 1 कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 25% डेटा लाइज बिलो दिस, मींस इट इज लेस देन दैट। तो आपका यहां पे जो आंसर आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे यू वुड बी सीइंग सम आंसर ना 30.50, तो ये जो 30.50 है, और इस केस में जो ये 15.75 है, ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि 15.75 से बिलो लाइज लेस देन 25% ऑफ योर डेटा ऑफ दिस रिस्पेक्टिव एंटायर गिवन एक्स वैल्यूज। मतलब अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो इतना 25% ऑफ योर डेटा of your entire data lies below this value 15.75. that is what 25 percentile या फिर quartile 1 means. उसके बाद 50 percentile जिसे quartile 2 या median कहते हैं, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था. This is the middle of the data, exactly middle of the data. Let's say 21. ये क्या कह रहा है कि भैया आपका 50% ऑफ द एंटायर डेटा, मतलब पूरे डेटा में से अगर आप 50% पकड़ लोगे तो वो डेटा 50% ऑफ डेटा इज लेस देन दिस वैल्यू 21. That's what it is trying to say. 75 परसेंटाइल में भी वही सेम रेशियो निकलता है. 75% ऑफ डेटा लाइज बिलो दिस वैल्यू. अगर आप देखोगे 28.75,
ये 75% ऑफ योर डेटा लाइज बिलो दिस वैल्यू, इसीलिए इसको 75 परसेंटाइल वैल्यू या क्वार्टाइल 3 कहा जाता है। एंड व्हाट इज 100 परसेंटाइल? 100 परसेंटाइल ऑलवेज मींस द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि सभी के सभी वैल्यूज जो है आपकी इससे कम ही होंगी। इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, 40 इज द आंसर। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जनरली हम लोग 100 परसेंटाइल पे जाते नहीं है। ये 3 ही परसेंटाइल है जिनके साथ अपन ज्यादातर रूबरू होते हैं, मुलाकात करते हैं, खेलते हैं, और डिस्क्राइब में भी यही आपको 3 चीजें जो है वो देखने को मिल रही होंगी हर एक रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट के लिए। तो ये बेसिकली वैल्यूज वही इंट्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है फॉर एज, फॉर सैलरी, फॉर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर द टारगेट परचेज। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। यही वो इंट्यूशन है, यही वो कंक्लूजन है, यही वो अंडरस्टैंडिंग है जो हमें स्टैटिस्टिकली हमारे डेटा के रिगार्डिंग मजबूत करनी है। आई थिंक आपको ये रिस्पेक्टिव अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।